Good morning, students. Uh, Today we are going to discuss some important formulas of interference of light and numerical based on that these formulas. In the previous lecture, we have discussed about the conditions of constructive interference, destructive interference, Young's double slit experiment. Now we are going to summarize the whole formulas which we have already discussed on the previous turn. At the site of constructive interference, intensity become maximum. At the site of destructive interference, intensity of light become minimum. So at the point where constructive interference occur, then maximum intensity I maximum is proportional to A1 plus A2 whole square. Where A1 A2 क्या है? A1 and A2 be the amplitudes of wave. A1 and A2 क्या है? These are the amplitude of light waves. या हम इसको ऐसा ले लें, A and B. A and B are the amplitude of light waves. आपको याद हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन किया था, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था और फ्रिंज भी का कैलकुलेशन किया था. वहाँ पे S1 S2 दो सोर्स लिए थे लाइट के, और वहाँ से जो वेवलेट एमिट हो रही हैं उनकी एम्पलीट्यूड एज्यूम किए थे, एक का ए दूसरे का बी, या एक से जो वेवलेट एमिट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का एम्पलीट्यूड A2. तो A1 A2 क्या है? A1 A2 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स विच आर गोइंग टू इंटरफियर, and resultant amplitude at the site of constructive interference I maximum will be given by, it is proportional to A1 plus A2 whole square, and this is constant. And similarly at the site of destructive interference the minimum intensity is given by I minimum is proportional to A1 minus A2 whole square. And if we assume that the amplitudes are equal, say A1 equals to A2, then at the site of maximum, at the site of constructive interference, then intensity will be a plus a ले लो तो 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो a1 माइनस ए टू मीन्स a माइनस ए इट इज़ जीरो. यानी कि एट द साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मिनिमम मीन्स जीरो इंटेंसिटी. हम कह सकते हैं क्या, हेंस ऑल द डार्क फ्रिंजेस हैव जीरो इंटेंसिटी. सेम इंटेंसिटी होगी, जीरो इंटेंसिटी होगी कब? व्हेन A1 इक्वल्स टू A2. यदि एम्पलीट्यूड्स इक्वल होंगे तो वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी जीरो इंटेंसिटी कह सकते हैं, और मैक्सिमम इंटेंसिटी की यदि बात करेंगे तो A इक्वल हो जाएगा तो A प्लस ए यानी 2a होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर. तो ये फार्मूले आपको लर्न रखने हैं. इंटरफेरेंस का फार्मूला पढ़ा है हमने, I इक्वल्स टू एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला पढ़ा है कैपिटल R. तो हियर I इज इक्वल्स टू क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. I इज इक्वल्स टू क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न, यदि इंटरफेरेंस नहीं है, देन जो लास्ट टर्म है इट विल बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. ओनली देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी गिवन बाय I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. सिंपली एल्जेब्रिक सम हम कर देंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. लेकिन जो थर्ड टर्म आ रहा है ना 2 रूट I1 I2 cos phi, ये क्या होता है, दिस इज इंटरफेरेंस टर्म. लाइट वेव्स इंटरफेयर करती तो ये थर्ड टर्म आता है, और इंटरफेरेंस नहीं होगा तो सिंपली जनरल इल्यूमिनेशन होगा. तो इंटेंसिटी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. ना एक और फार्मूला हम बना सकते हैं कि डिवाइड कर दो आप किसका, I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम. तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हो जाएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज तो फार्मूला बन जाएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर. If we draw the pattern of interference, then it look like डायग्राम देखें फिगर में बना हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई बताया था कि क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, आइदर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज 0 और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, इन सब पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है.
और मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ होती है, इट इज़ वो फेज डिफरेंस विल बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एट ऑल दिस पॉइंट where phase difference is odd integral multiple of pi, then intensity of light will be minimum. तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फेज डिफरेंस एक डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ड्रॉ करने को आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज. देखो एक और वर्ड आया, अभी हमने फ्रिंज विड्थ का फार्मूला पढ़ा है ऑलरेडी. फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या था, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी. लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, लैम्डा बाई टी. देखो एंगुलर सेपरेशन थोड़ा इस तरह से भी आप समझ लो एक बार. ऐसे मान लो हम ये ले लें कोई एक स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन हो गया और ये सेंट्रल पॉइंट था, मान लो ये ओ पॉइंट हो या जो भी सेंट्रल पॉइंट लिया है, और यहाँ इसको मान लो ऐसे ज्वाइन करते हैं, सपोज कर लो ये कोई एंगल है, तो ये एंगल निकालना है थीटा. एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क. आर्क कौन सी, ये वाली वैल्यू, और रेडियस कौन सी, ये वाली वैल्यू. आर्क कौन सी, ये वाली वैल्यू, रेडियस कौन सी, ये वाली वैल्यू. तो जैसे आर्क ये है, लेमडा क्या तो डिस्टेंस के टर्म में होता है ना, तो लेमडा अपॉन डी हो ऐसा कुछ. तो एंगुलर सेपरेशन क्या होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस के टर्म में हम फार्मूला बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन का डायरेक्टली फार्मूला याद रख लो. एंगुलर सेपरेशन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का क्या होता है, दिस इज लैम्डा अपॉन डी. लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, एंड डी क्या है, डी इज द स्लिट सेपरेशन, स्लिट विड्थ. डी क्या है, स्लिट विड्थ. और हम देख रहे हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ स्क्रीन. भाई पोजीशन ऑफ स्क्रीन के लिए फार्मूला वो टर्म क्या यूज़ किया था, कैपिटल डी. तो कैपिटल डी का तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ स्क्रीन. स्क्रीन की पोजीशन पे ये इंडिपेंडेंट होता है. तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि यदि लैम्डा इंक्रीज करोगे तो एंगुलर विड्थ इंक्रीज हो जाएगा, लैम्डा डिक्रीज करोगे तो एंगुलर विड्थ डिक्रीज हो जाएगा. डी से कैसे, इन्वर्सली रिलेशन, स्मॉल डी यदि डिक्रीज करोगे तो एंगुलर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, और स्मॉल डी की वैल्यू यदि इंक्रीज करते हो तो एंगुलर विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डी को यदि डिक्रीज करोगे तो एंगुलर विड्थ इंक्रीज होगी. तो एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. एंगुलर विड्थ बात करें हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की. एंगुलर विड्थ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की बात करें, देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप देखें ध्यान से, ये सेंट्रल पॉइंट है आपका, यहाँ सेंट्रल पॉइंट है. ये डिस्टेंस आपको याद हो, पॉइंट पी लिया था यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस एक्स ले लें. ठीक है, और ये कहीं मान लो एंगल कुछ दिया हो, तो ये एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, इतना हाफ एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क कितनी हुई एक्स, और रेडियस कितनी हुई कैपिटल डी. तो एक्स अपॉन डी हो सकता है. फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन डी, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला देखो, एक्स एन अपॉन डी लिखा है, डार्क फ्रिंज में भी सेम फॉर्मूला लिखा है, एक्स एन अपॉन डी. मतलब डिस्टेंस हो गया अपॉन डी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट. और एक्स एन अपॉन डी के फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद हो. डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा है. तो फॉर्मूले क्या थे, एक्स एन का फॉर्मूला निकाला था, एक्स एन इज इक्वल्स टू था एन डी लैम्डा अपॉन डी. और डार्क फ्रिंज में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन इज इक्वल्स टू होता है 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d. डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स एन इज इक्वल्स टू 2n-1 डी लैम्डा, डी कौन सा, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d. तो वहाँ से हम फॉर्मूले बना लेंगे, एक्स एन अपॉन डी के फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला हो जाता है एक्स एन अपॉन डी, और दिस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन डी. और डार्क फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्स एन अपॉन डी, दिस इज 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. सपोज कर लो इफ़ द होल एपरेटस इज डिप्ड इन ए लिक्विड, किसी लिक्विड में इसको डिप कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो डेफिनेटली उसमें वेवलेंथ चेंज हो जाएगी ना. डेंसर मीडियम में यदि हम कर देते हैं तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. और वेवलेंथ में फ़र्क क्या पड़ता है, वेवलेंथ जो न्यू वेवलेंथ होगी लैम्डा डेज, वो लैम्डा बाई म्यू, 1/μ चेंज हो जाएगा. तो वही इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है कि dipped in a liquid then wavelength lambda will change and it will become 1/μ times of its value in air. तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख लो, क्या फ्रिंज विड्थ इन ए मीडियम इज गिवन बाय डी लैम्डा अपॉन डी फॉर्मूला था, लेकिन लैम्डा की जगह क्या होगा, लैम्डा बाय म्यू. यानी फ्रिंज विड्थ क्या होगा, 1/μ टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा व्हेन द apparatus इज इमर्ज इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है एग्जाम में कि व्हेन
होल एपरेटस, यंग्स डबल स्लिट का एपरेटस है, उसको किसी लिक्विड में डिप कर दें, वाटर में डिप कर दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितना डिक्रीज होएगी, 1/μ टाइम्स। 1/μ मतलब म्यू क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अच्छा, एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में तो अभी तक वैसे नहीं आया, फिर भी आप इसको समझ लें थोड़ा सा। ये क्या दिया है कि रिफ्रैक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट। वन ऑफ द टू स्लिट मतलब ये है, आपको याद हो डायग्राम कैसा था, पहले ऐसे पढ़ा था हमने डायग्राम। देखो ये S1 S2, ये यहाँ और ये स्क्रीन था, यहाँ से लाइट वेव्स ऐसे एमिट हुई थी, यहाँ से लाइट वेव एमिट होकर यहाँ पहुँची थी। ये पॉइंट P था, आपको याद है। ये S1 पॉइंट था, ये S2 पॉइंट था, ये S1 पॉइंट, ये S2 पॉइंट। तो यहाँ से लाइट वेव, अब क्या करें कि यदि हम मान लो स्लिट को वो रख दें ट्रांसपेरेंट थिन, कोई यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा दो इस पाथ में, देन व्हाट विल हैपन, मतलब यंग जो आपको पैटर्न आएगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। या हम ऐसा करें कि स्लिट को हम यहाँ लगा दें, कोई ट्रांसपेरेंट स्लिट यहाँ रख दें। रिफ्रैक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, किसी इसमें रख दे, तो क्या होता है, पैटर्न जो होता है शिफ्ट हो जाता है। पैटर्न में शिफ्ट होता है, वो शिफ्टिंग कितनी होती है, x0 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी क्या है, टी इज द थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म, ट्रांसपेरेंट जो थिकनेस ली है हमने स्लैब की। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, जो ऑलरेडी फ्रिंज विड्थ था। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जिस साइड में द शिफ्टिंग इज टुवर्ड द साइड इन विच द ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस, जिस साइड में आप ट्रांसपेरेंट फिल्म को, ट्रांसपेरेंट प्लेट को इंसर्ट करेंगे, उसी साइड में ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। देखो डायग्राम नीचे दिए हुए, पहला डायग्राम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल केस दिखाया गया है। दूसरे वाले केस में S1 से जब लाइट वेव एमिट हुई, वहाँ पे क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट थिकनेस का, टी थिकनेस का एक प्लेट रख दिया, तो शिफ्टिंग क्या हो, उसी साइड में जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो ओरिजिनल था पहले वाले डायग्राम में, दूसरे वाले डायग्राम में देख रहे हो x0 ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। यदि वही काम क्या करें, ट्रांसपेरेंट प्लेट को, टी थिकनेस को हम नीचे वाले पाथ में रखते हैं, तो देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न किधर शिफ्ट हुआ, नीचे की साइड में। मतलब आपको ये याद रखना है कि जिस साइड में हम ट्रांसपेरेंट फिल्म इंसर्ट करेंगे, उसी साइड में इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्टिंग इज गिवन बाय फॉर्मूला बीटा बाय लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ना कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, CBSE 2009 में आए सारे CBSE क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस fringes in Young's double slit experiment change when the distance between the slit and screen is halved? How would the angular separation of interference fringes in a Young's double slit experiment change when the distance between the slit and screen is half? देखो डिस्टेंस को हाफ किया गया, कौन सा, स्लिट का स्क्रीन से। और पीछे हम पढ़ चुके हैं एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डी। डी कौन सा है, स्मॉल डी, और डी क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स लेते हैं हम, वो स्लिट विड्थ लेते हैं। तो कैपिटल डी पे तो इंडिपेंडेंट है ना, कैपिटल डी मतलब पोजीशन ऑफ स्क्रीन पे तो ये इंडिपेंडेंट होता है, उससे डिपेंड करते ही नहीं है। तो हैंस कह सकते हैं कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस रिमेन अनचेंज एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डी। कैपिटल डी पे ये डिपेंड नहीं करता। दूसरा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज when the whole apparatus of Young's experiment is capped in a liquid of refractive index 1.3। तो वही आ गया, अभी बात किया है कि यदि पूरा apparatus किसी लिक्विड में डाल दें, किसी मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हो, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होती थी, रिड्यूस हो जाती है कितना, ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ का 1/μ टाइम्स। तो डायरेक्टली म्यू की वैल्यू 1.3 दी है, तो मतलब ओरिजिनल जो न्यू फ्रिंज विड्थ होगा वो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ के 1/1.3 टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखें, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ slits प्रोड्यूस ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न in which the bright fringes are separated by 7.2 mm. Calculate the wavelength of another source of laser light which produce the interference fringes separated by 8.1 meter using same pair of slit। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी है कि यूजिंग द सेम पेयर ऑफ स्लिट, स्लिट वही रखना है आपको,
मतलब स्लिट वही है, स्क्रीन वही रखी है, इसका मतलब कैपिटल डी कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है। सिर्फ अंतर ये है कि पहले हमने लेज़र लाइट यूज़ की है 630 नैनोमीटर की। 630 नैनोमीटर लाइट को इंसिडेंट कराया है, इन विच द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन 7.2 mm आया। अगले केस में देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, सोर्स ऑफ लेजर लाइट विच प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंज सेपरेट बाय 8.1। तो अब बोल रहा है कि ब्राइट फ्रिंज के बीच में सेपरेशन 8.1 हो गया, तो वेवलेंथ कितनी होगी। भाई वेवलेंथ का बात किया गया और फ्रिंज विड्थ का बात किया गया, तो देखो फार्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। हियर सेम पेयर ऑफ स्लिट, मतलब कैपिटल डी इज कांस्टेंट, स्मॉल डी इज कांस्टेंट, इट मींस दैट बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। फ्रिंज विड्थ बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा ही तो बता, लैम्डा निकालना है तो डायरेक्ट लो क्या फॉर्मूला, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। आपको बीटा 1 बीटा 2 तो गिवन है ना, लैम्डा 2 आपको फाइंड आउट करना है, लैम्डा 1 इज ऑल्सो गिवन, तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे और आप आंसर फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखें, यहाँ थोड़ा सा एक नया फार्मूला है, वो फार्मूले को लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है देखो ध्यान से, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम इज, इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जहाँ पे है, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट, मतलब सेंट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी आई नॉट है। तो क्या बोला, इफ द डिस्टेंस सी पी equals to 1/3 of the fringe width of pattern, then so that the intensity at that point will be I naught upon 4। मतलब किसी पॉइंट पे जहाँ पे डिस्टेंस जो हो रहा है ना, उसका डिस्टेंस क्या है, 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ हो रहा है वो पॉइंट, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताना है कि I naught upon 4 होगी। देखो ये बोला है इन्होंने डिस्टेंस सी पी क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ये डायग्राम की बात करें जरा। सी पी क्या था, सी सेंट्रल पॉइंट ले लो आप, सी सेंट्रल पॉइंट, पी क्या है, ये आपका था ऑब्जर्वेशन। तो सी पी का मतलब जो एक्स लेके चलते हैं हम, पाथ डिफरेंस, पाथ नहीं डिफरेंस, एक्स की वैल्यू, ये एक्स लेके चले थे, ये कितनी वैल्यू है वो बोला है, दिस डिस्टेंस सी पी जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ, किसके है, सी पी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो गिवन क्या है आपको, दिस एक्स सी पी जो है ना वो एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितना, बीटा अपॉन 3, यानी 1/3 ऑफ बीटा, बीटा क्या फ्रिंज विड्थ, डी लैम्डा अपॉन डी। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू आ गया डी लैम्डा अपॉन 3d, या यहाँ से एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लिया, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3, एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3। अब देखो एक फार्मूला आपको याद हो, स्टार्टिंग में हमने एक काम किया था, एक जो सोर्सेस लिए थे इस तरह से, S1 S2, यहाँ से लाइट वेव्स ली थी, यहाँ से लाइट वेव ली थी, ये S1 पॉइंट था, ये S2 पॉइंट था, ये पॉइंट P था। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, S2P माइनस S1P। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, S2P माइनस S1P। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। यह पॉइंट हमने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल लिखा है उसमें क्या मान लिया, इस पॉइंट को A ले लिया गया है, इस पॉइंट को B ले लिया गया है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, BP माइनस AP। तो जो भी लेके चले हैं आप उसके अकॉर्डिंगली पार्ट डिफरेंस यदि हम बात करेंगे, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा BP माइनस AP, और ये पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, DX अपॉन D। पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था कब, जब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकाला था, कैलकुलेशन किया था। तो पाथ डिफरेंस BP माइनस AP का वैल्यू कितना है, DX अपॉन 3, और ये वैल्यू किसके बराबर दी है क्वेश्चन में, लैम्डा बाई 3। पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमें पता हो गई, DX अपॉन D, और किसके बराबर, लैम्डा बाई 3। एक फार्मूला और इम्पॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया था कि फेज डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हमें दिया है लैम्डा बाई 3। तो फेज डिफरेंस निकल आएगा 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 रख दोगे, तो फेज डिफरेंस निकल आएगा 2 पाई 3। और जब फेज डिफरेंस पता चल गया तो ये फार्मूला होता है क्या, यदि सेंट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी आई नॉट है, तो किसी और पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है वो I इक्वल्स टू आई नॉट कॉज स्क्वायर फाई। इफ आई नॉट बी द इंटेंसिटी ए सेंट्रल पॉइंट, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी गिवन बाय I इक्वल्स टू आई नॉट कॉज स्क्वायर फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 पाई 3,
वैल्यू रख दो, आई नॉट कॉस स्क्वायर 2π/3, 2π/3 की वैल्यू -1/2 स्क्वायर करोगे तो आई नॉट अपॉन 4। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, आई नॉट अपॉन 4, जो कि हमें प्रूफ करनी है कि प्रूफ दैट द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी आई नॉट अपॉन 4। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 560 नैनोमीटर and 420 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Find the least distance from the central maximum. सेंट्रल मैक्सिमम से लीस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है कब, वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कॉन्साइड। मतलब ब्राइट फ्रिंज जो है ना, दोनों वेवलेंथ के वजह से कॉन्साइड हो, मतलब उनकी डिस्टेंस सेम हो जाए सेंट्रल पॉइंट से। तो क्वेश्चन गिवन में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट दिया है 4 mm, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है 1 mm। तो आपको ये मालूम होगा कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू 4 mm। mm का मतलब 4 इंटू, यहाँ पे कितना है mm है, तो डी स्मॉल डी क्या हो गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो लैम्डा हो गया, लैम्डा कितना दिया है यहाँ पे, लैम्डा दिया है 2, 420 नैनोमीटर, एक दिया है 560। तो लैम्डा 1 मान लो 560, लैम्डा 2 मान लो 420 नैनोमीटर। अब देखो एक बात समझो जरा ध्यान से, क्या फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला यदि हम बात करें तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। बीटा क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है। यानी फ्रिंज विड्थ किसके प्रोपोर्शनल, लैम्डा के। जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका फ्रिंज विड्थ बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे दो वेवलेंथ दी है 560 नैनोमीटर और 420, तो किसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी, 560 वैल्यू बड़ी है ना, तो इसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी। तो देखो हम ऐसा क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, जैसे ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब मान लो हमने कहा कोई एक वेवलेंथ हमने यूज़ की लैम्डा 1, उसकी पहली फ्रिंज विड्थ आपकी ये ब्राइट आ गई, दूसरी ब्राइट यहाँ मिली आपको, तीसरी ब्राइट यहाँ मिली। अब दूसरी वेवलेंथ यूज़ करोगे तो हो सकता है कि दूसरी वेवलेंथ का पहला, आपकी वेवलेंथ छोटी है तो फ्रिंज विड्थ छोटी पास में मिलेगी, तो यहाँ मिलेगी, दूसरी वाली उसकी यहाँ मिलेगी, तीसरी वाली उसकी यहाँ मिलेगी, चौथी वाली हो सकता है कॉन्साइड कर जाए या पाँचवीं कॉन्साइड करें। तो मतलब ये है, यहाँ पे ये समझ लो कॉन्साइड की बात कर रहे हैं। कॉन्साइड का मतलब है कि सेंट्रल पॉइंट जो आपने लिया है, ओ लो या सी लो, यहाँ से उस ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे आ रही कॉन्साइड हो रही, वो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो सेम का वो मतलब, सेम का मतलब ये हो गया कि जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, सुनना ध्यान से, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है तो उसकी तो फ्रिंज विड्थ तो ज़्यादा होगी ना। जैसे मतलब जिसकी वेवलेंथ बड़ी, तो हो सकता है हम ये एक बात करें कि इतने में उसकी 4 फ्रिंजेज आए, एक एग्जाम्पल ले लो, और इतने में मान लो इसी डिस्टेंस में हम कहें जिसकी वेवलेंथ छोटी है, हो सकता है 5 फ्रिंज आ जाए। भाई मिनिमम निकालना है, मिनिमम की बात करना है। मतलब एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ब्राइट फ्रिंजेस बनी है, जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसका फ्रिंज विड्थ बड़ा, तो जिसका फ्रिंज विड्थ बड़ा होगा तो इसमें हो सकता है उसकी 4 फ्रिंजेस आ रही हैं, 4। और जिसकी फ्रिंज छोटी है, वेवलेंथ छोटी है, उसकी फ्रिंज विड्थ छोटी, और फ्रिंज विड्थ छोटी हो सकता है उसकी फ्रिंजेस क्या होंगी, इसमें उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, 6, 7, 8, लेकिन मिनिमम की बात करिए तो एक का 4, एक का बड़ा 5। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका मान लेंगे n फ्रिंज, और जिसका वेवलेंथ छोटा होगा उसको मान लेंगे हम n+1 फ्रिंज। ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो ये एज्यूम कर लेना है क्या, लेट nth ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincide with the n+1th ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। क्या, लेट nth ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 1 बड़ा है ना, उसका nth ऑर्डर मान लिया, कॉन्साइड कर रहा है किससे, जो n+1th ऑर्डर है ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के। तो इसका मतलब n लैम्डा जो होगा वो xn इज इक्वल टू xn+1, डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना। तो कंडीशन क्या होती है, एन डी लैम्डा अपॉन डी इज इक्वल टू, एन की जगह क्या आ जाएगा n+1 डी लैम्डा अपॉन डी, एन डी लैम्डा अपॉन डी इक्वल टू n+1 डी लैम्डा अपॉन डी। कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा n लैम्डा 1 इक्वल टू n+λ1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n का वैल्यू क्या आ गया 3, n का वैल्यू 3 आ गया, मतलब थर्ड ऑर्डर का। मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि 560 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ है उसकी थर्ड फ्रिंज जो होगी ब्राइट वो कॉन्साइड करेगी, किससे कॉन्साइड करेगी, दूसरे वाले के फोर्थ ब्राइट फ्रिंज से, क्योंकि वहाँ पे क्या है n+1, पहले वाले का थर्ड है तो अगले वाले का कितना हुआ n+1,
मतलब जिसका वेवलेंथ कितना दिया है यहाँ पे 420 नैनोमीटर, जिसकी वेवलेंथ कम दी है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी फ्रिंजें ज़्यादा होंगी। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ 560 नैनोमीटर में कॉन्साइड विद द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 420 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना, ये तो ऑर्डर हुआ तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, एन डी लैम्डा अपॉन डी, तो वैल्यू रख देंगे, सब्स्टिट्यूट एन की वैल्यू 3 है, वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 एंड फोर्थ ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 कॉन्साइड, कहाँ कॉन्साइड करेंगे, 0.42 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, तो ये रहा मतलब न्यूमेरिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन शायद उसमें कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म में ही आंसर आता है उसका। ठीक है, तो वहाँ अच्छा एनसीईआरटी में कुछ और प्रॉब्लम्स दिए हैं फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न आज कंप्लीट हुआ, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस पैटर्न टॉपिक हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वीडियो हम आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।